तो दोस्तों जब से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को भारत द्वारा इशू किया गया है, मतलब MMRCA 2.0 टेंडर को इशू किया गया, तब से ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस टेंडर में शामिल हुए एयरक्राफ्टों में सबसे ताकतवर कौन सा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये नया टेंडर में लगभग उन्हीं सभी फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है जो पिछले बार के टेंडर में था, और पिछले बार के टेंडर का जीतने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल है। तो ऐसे में राफेल को तो यहाँ पे सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा ही रहा है, पर इस टेंडर में कुछ नया फाइटर एयरक्राफ्टों को भी शामिल किया गया, जैसे कि F-15EX और सुखोई 35। पर दोस्तों ये दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट एक हैवी वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट है, और भारत द्वारा जो टेंडर इशू किया गया है यह असल में मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है। पर दोस्तों इन फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा भी एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे राफेल के बराबर का माना जा रहा है, और दोस्तों ये है रशिया के MiG-35। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले बार के टेंडर के समय MiG-35 सबसे कमजोर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में आगे आया था, पर बीते कुछ सालों में एयरक्राफ्टों में इतना ज्यादा तब्दीली किया गया है और इतना अपग्रेडेशन किया गया है कि ये अब बाकी एयरक्राफ्टों को पछाड़ते हुए लगभग राफेल के बराबर में आ चुका है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को राफेल और MiG-35 के बीच में कौन सा एयरक्राफ्ट कितना ताकतवर है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों में से जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो असल में फ्रेंच कंपनी डैसॉल एविएशन की तरफ से बनाया हुआ ट्विन इंजन कैनेट डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम डैसॉल एविएशन की तरफ से 80 के दशक में शुरू किया गया था, और एयरक्राफ्टों का पहला वेरिएंट मतलब राफेल ए 4 जुलाई 1986 में अपना पहला उड़ान भरा था। राफेल एयरक्राफ्ट के सी वेरिएंट 19 मई 1991 में अपना पहला उड़ान भरा, और इन एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स में 18 मई 2001 में सर्विस में लाया गया। 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक डैसॉल एविएशन के द्वारा ऐसा 201 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, जिनका इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी के अलावा इजिप्शियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और कतर के एयरफोर्सों के द्वारा किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर MiG-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे रशियन कंपनी मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है, और ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये लगभग हर एक रोल जो राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा निभाया जा रहा है उसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का बेसिक डिजाइन और डेवलपमेंट का काम MiG-29 MM2 या फिर MiG-29K KUV फाइटर एयरक्राफ्टों के तर्ज पे ही शुरू किया गया था। एयरक्राफ्टों को रशिया के तरफ से कब से डिजाइन और डेवलप करना शुरू किया गया था इसके बारे में कोई जानकारी तो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, पर पहली बार 7 फरवरी 2007 में रशिया की तरफ से इसे दुनिया के सामने लाया गया, पर इसे रशियन एयरफोर्स में ऑफिशियली शामिल करने के लिए करीबन 12 साल का इंतजार करना पड़ा, और ऑफिशियली 17 जून 2019 में ही इसे रशियन बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों अब तक सिर्फ 8 ही एयरक्राफ्ट रशियन बेड़े में शामिल हो चुका है, जिनमें 6 टेस्ट फीट और 2 सीरियल एयरक्राफ्ट है। पर हाल ही के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दीलियों के बाद एयरक्राफ्टों को एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाया गया है कि एयरक्राफ्टों के चर्चा अब पूरा दुनिया में हो रहा है। इवन रशिया द्वारा भी दूसरे देशों के इंटरेस्टों को बढ़ाने के लिए बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का भी अनुमति दे दिया गया है, और रशिया ऐसे करीबन 24 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी प्लेस कर चुका है। डैसॉल एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के कई सारे वर्जन का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड दोनों वेरिएंट शामिल है। दोस्तों अगर एक राफेल एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच के आसपास है, जबकि इसका हाइट 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच के आसपास है, और इस डायमेंशन के साथ राफेल एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब करीब करीब 492 स्क्वायर फीट के आसपास है। जबकि दूसरी तरफ अगर मिकोयान MiG-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये भी ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है, जिनमें MiG-35 एक सिंगल सीटेड वेरिएंट है, जबकि MiG-35D एक ट्विन सीटेड वेरिएंट है। एयरक्राफ्टों के लंबाई करीबन 17.3 मीटर मतलब 56 फीट 9 इंच के आसपास है, जबकि उसका विंग स्पैन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच के आसपास है। इसका हाइट करीब करीब 4.73 मीटर मतलब 15 फीट 6 इंच के आसपास है, और इसका विंग एरिया 41 मीटर स्क्वायर मतलब 440 स्क्वायर फीट के आसपास है। मतलब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि MiG-35 एयरक्राफ्ट राफेल के तुलना में आकार में काफी बड़ा है, पर इसका विंग एरिया लगभग राफेल के बराबर है, क्योंकि ये डेल्टा विंग वाला एयरक्राफ्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों के वजन को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि एक राफेल एयरक्राफ्ट के जो बी वर्जन है उसका एमटी वेट करीबन 10,300 किलोग्राम, और सी का 9,850 किलोग्राम, और एम का करीबन 10,600 किलोग्राम है। मतलब करीब करीब इसका वजन 10,000 से लेके 10,600 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसका ग्रॉस वेट करीबन 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 24,500 किलोग्राम है। और दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अलग अलग वर्जन का फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी अलग अलग है, जहाँ पे सी वर्जन के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम है, तो वहीं पे बी का 4,400 किलोग्राम है। जबकि दूसरी तरफ MiG-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 17,500
24,500 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 24,500 किलोग्राम है। जबकि इन एयरक्राफ्टों के इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मतलब दोस्तों दोनों एयरक्राफ्ट आकार में चाहे जितना भी अलग हो, वजन के मामले में लगभग एक ही बराबर है और दोनों का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता भी पूरी एग्जैक्ट एक ही है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्ट ही 2 इंजन का इस्तेमाल करता है और राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन असल में स्निग्मा M88-4E आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 50.04 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है। वहीं पे मिकोयान MiG-35 एयरक्राफ्ट में क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल होता है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 53 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 88.3 किलोन्यूटन है। मतलब राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन का क्षमता MiG-35 के तुलना में थोड़ा कम है। पर दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों में जो RD-33M के इंजनों का इस्तेमाल किया गया है उसे लेके कहा जाता है कि यह 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ लैस है, जबकि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों को लेके 2007 में पहली बार खबर आया था कि इसका एक M88 3D वर्जन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। पर इन एयरक्राफ्टों में अब तक ऐसा इंजन लगाया जाना संभव हो पाया है कि नहीं, इसके बारे में कोई पब्लिकली जानकारी अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि एक राफेल एयरक्राफ्ट के हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम रफ्तार माक 1.8 और लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार माक 1.1 है। पर दोस्तों ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे आप सुपर क्रूजर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं और ये सुपर क्रूजर मोड में माक 1.4 के रफ्तार से ट्रैवल हो सकता है। दूसरी तरफ राफेल एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेंज भी करीबन 1850 किलोमीटर है और वो भी 3 ड्रॉप टैंक्स, 2 स्कैल्प ईजी मिसाइल और 2 माइका एयर टू एयर मिसाइल के साथ। जबकि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 3 ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग भी करीबन 15,835 मीटर के आसपास है और ये करीबन +9G से लेके -3.6G तक दबाव झेल सकता है। दूसरी तरफ कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि इमरजेंसी कंडीशन में राफेल एयरक्राफ्ट +11G के दबाव को भी झेलने का क्षमता रखता है। राफेल एयरक्राफ्ट के रेट ऑफ क्लाइंब करीबन 304.8 मीटर पर सेकंड और विंग लोड कैपेसिटी करीबन 328 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। वहीं पे इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 100% फ्यूल के साथ करीबन 0.988 के आसपास है। जबकि दूसरी तरफ अगर मिकोयान MiG-35 एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम रफ्तार करीबन माक 2.25 के आसपास है, जबकि इसका लो ऑल्टीट्यूड मतलब सी लेवल पे यही रफ्तार करीबन माक 1.14 के आसपास है। जबकि एयरक्राफ्टों के पास सुपर क्रूजर जैसे कोई भी क्षमता अवेलेबल नहीं है, पर एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेंज को लेकर कहा जाता है कि कम से कम ये 1000 किलोमीटर वाला कॉम्बैट रेंज और करीबन 2100 किलोमीटर के रेंज वाला एयरक्राफ्ट है। जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के फेरी रेंज को लेकर कहा जाता है कि 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ ये एयरक्राफ्ट 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। जबकि अगर एक बार एरियल रिफ्यूल किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट 6000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। मतलब दोस्तों रफ्तार के मामले में राफेल एयरक्राफ्टों की तुलना में MiG-35 आगे है, लेकिन MiG-35 के पास सुपर क्रूजर जैसे क्षमता नहीं है जो अभी के जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में सबसे आधुनिक क्षमता माना जाता है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के रेंज के मामले में भी राफेल कई जगहों में MiG-35 से पीछे है, लेकिन कॉम्बैट रेंज में राफेल MiG-35 से काफी आगे है। दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग भी करीबन 16,000 मीटर और जी लिमिट झेलने का क्षमता भी करीबन +9G से -3G तक है। जबकि एयरक्राफ्ट के रेट ऑफ क्लाइंब भी करीब 3300 मीटर पर सेकंड के आसपास है। मतलब जी लिमिट और रेट ऑफ क्लाइंब के मामले में दोनों एयरक्राफ्ट लगभग एक दूसरे के समान है। अब चलिए दोस्तों हथियारों के बारे में बात करते हैं। राफेल एयरक्राफ्टों में मेन गन के रूप में एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 125 राउंड इनिशियली गोली रखा जा सकता है। दूसरी तरफ राफेल एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन में करीबन 14 हार्ड पॉइंट है, जबकि नेवी के वर्जन में करीबन 13 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट 9500 किलोग्राम के हथियार के साथ उड़ान भर सकता है। जबकि अगर MiG-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें भी एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनिशियली 100 राउंड के एमुनिशन रखा जा सकता है। और MiG-35 एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट का संख्या भी राफेल से कम और करीबन 9 हार्ड पॉइंट है, जबकि इसका वेपन लोड कैपेसिटी भी राफेल से कम और करीबन 6500 किलोग्राम है। मतलब एक राफेल एयरक्राफ्ट करीबन 3000 किलोग्राम के ज्यादा हथियार और फ्यूल को लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों हथियारों को भी अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों में दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में मैजिक 2, माइका IR और माइका EM और MBDA की मीटियोर शामिल है। दोस्तों यहाँ पे मीटियोर दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल के रूप में पहचाना जाता है, जबकि एयर टू ग्राउंड हथियार में इसमें MBDA Apache, MBDA Storm Shadow जिसे स्कैल्प भी कहा जाता है, AASM हैमर, GUB-12 Fiboe, AS-30L जैसे हथियार और मार्क 82 जैसे अनगाइडेड हथियार लगाया जा सकता है। इवन इसके अलावा एयर टू सरफेस रूप में इसमें AM-39 एग्जॉस्टेड मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है, जो असल में एक एंटीशिप मिसाइल है। राफेल एयरक्राफ्ट की और एक खासियत यह है कि यह परमाणु हथियारों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। MiG-35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें एयर टू ग्राउंड के हमले के लिए रॉकेट्स भी लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें R-73 और R-77 जैसे मिसाइलों को इस्तेमाल
इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि एयर टू सरफेस रूप में इसमें KH-25 MAE, KH-29 LTE और KH-38 ME जैसे मिसाइल इस्तेमाल होगा, जबकि एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें KH-31 PD और एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसमें KH-31 AD जैसे मिसाइलों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। इसके अलावा MiG-35 एयरक्राफ्ट KAV-500 TV गाइडेड बॉम्ब, KAV-500L लेजर गाइडेड बॉम्ब और KAV-500AC ग्लोनिस गाइडेड बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों में हथियारों के अलावा इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में कई तरीके के पॉड्स को भी कैरी किया जा सकता है, जिसमें थेल्स का डायनामिक टारगेटिंग पॉड्स, थेल्स का एयरबॉर्न एरेकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम, थेल्स का मल्टीफंक्शनल टारगेटिंग पॉड और बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग पॉड भी शामिल है। राफेल एयरक्राफ्टों में एवियोनिक्स के रूप में थेल्स के RBE-2 एयरबॉर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा राफेल का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये भी दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अंदर आता है। राफेल में एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली लो विजिबल एयरक्राफ्टों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। MiG-35 में एक्सटर्नली किस तरीके के पॉड्स को लगाया जा सकता है इसके बारे में कोई तो जानकारी नहीं है, लेकिन एवियोनिक्स के मामले में बताया जाता है कि इसमें ज़ूक RP पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को सीरियल प्रोडक्शन वर्जन में लगाया गया है, पर रशिया की तरफ से ऑपरेशनल और एक्सपोर्ट वर्जन में ज़ूक AME एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाने का इरादा बनाया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें IRST सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है, पर किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगाया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्टों के रडारों को अगर देखा जाए तो RBE-2 मतलब राफेल में इस्तेमाल होने वाला रडार एक ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है जो 2.7 से 3 स्क्वायर मीटर के रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टों को करीबन 60 नॉटिकल माइल मतलब 110 किलोमीटर के अधिक रेंज में डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इसका ऑर्डिनरी डिटेक्शन रेंज करीबन 75 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 140 किलोमीटर के आसपास है। RBE-2 रडार हवा में एक साथ 40 से अधिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि ये एक साथ 8 टारगेटों को एंगेज भी कर सकता है। दूसरी तरफ अगर ज़ूक सीरीज के अगर A और AM रडारों को देखा जाए तो इसका ऑर्डिनरी डिटेक्शन रेंज करीबन 130 किलोमीटर है और ये 30 टारगेटों को ट्रैक और 6 को एक साथ एंगेज कर सकता है। लेकिन रशिया के द्वारा ये भी दावा किया जाता है कि इसका भी 2 वर्जन है और ये FGA-29 वर्जन का डिटेक्शन रेंज है, जबकि FGA-35 इसका एक इम्प्रूव वर्जन है जिसका अधिकतम डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर तक होगा और ये एक साथ 60 टारगेटों को ट्रैक और कम से कम 6 से 8 टारगेटों को एक साथ एंगेज कर सकेगा। पर दोस्तों, FGA-35 वर्जन को लेकर कहा जाता है कि संभावित ये हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए है और इसे MiG-35 में लगाया जा सकेगा कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।